हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस पूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाता है इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में जब माल की पूर्ति का समय और सेवा की पूर्ति का समय क्रमशः सीजीएसटी एक्ट की धारा 12(2) और सेवा के लिए 12(3) इसके प्रावधानों का हमने विस्तृत विवेचन किया और उसको समझा। मेनली उसी के आधार पर ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे माल की पूर्ति के और सेवा की पूर्ति के ट्रांजेक्शन होते हैं जो धारा 12(2) और 12(3) में कवर नहीं होते हैं। तो आज हमने पूर्ति का समय सीजीएसटी एक्ट में गुड्स के लिए कैसे निर्धारित होगा, विभिन्न धाराएं जो धारा 12(1) क्या कहती है, 12(2) से लेकर 12(6) तक के प्रावधानों के अनुसार पूर्ति का समय निश्चित किया जाए और उसके आधार पर जीएसटी का दायित्व निर्धारित होगा। ऐसी धारा 13(1) क्या कहती है, सेवा के लिए जो है कि 13(2) से लेके 13(6) तक के जो प्रावधान है उसके अनुसार सेवा की पूर्ति का समय निर्धारित किया जाए और उसके आधार पर जीएसटी का दायित्व निर्धारित होगा। यानी कि पूर्ति का समय दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो माल हो चाहे सेवा हो, निर्धारित करना आवश्यक है, तभी जीएसटी का दायित्व निर्धारित किया जा सकता है। तो धारा 12(2) के प्रावधान हम देख चुके, धारा 12(3) के प्रावधान, 13(2) के प्रावधान हम देख चुके। आई रिपीट, गुड्स के लिए धारा 12(2) और सर्विसेज के लिए धारा 13(2) के प्रावधान हमने पिछले वीडियो में समझे हैं। आज हम ले रहे हैं उसके आगे की धारा, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6। इनमें धारा 12 में जो माल से संबंधित और धारा 13 में सेवा से संबंधित प्रावधान है उनका थोड़ा अध्ययन करते हैं। माल के लिए हम चालू करते हैं विपरीत प्रभार, धारा 12(3) के प्रावधान। विपरीत प्रभार क्या है, जो फॉरवर्ड चार्ज होता है उसमें सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है, जीएसटी सप्लायर के द्वारा चुकाया जाता है, इसको हम बोलते हैं सामान्य स्थिति। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जबकि प्राप्तिकर्ता को जीएसटी चुकाना पड़ता है। मेनली जैसे अपंजीकृत व्यापारी के द्वारा माल बेचा गया पंजीकृत व्यापारी को, अनरजिस्टर्ड डीलर इज सेलिंग गुड्स टू रजिस्टर्ड डीलर। इन सच सिचुएशन रजिस्टर्ड डीलर जिसने की प्राप्त किया है इज लायबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी एक्ट। जिसने प्राप्त किया है वो है रजिस्टर्ड डीलर, वो चुकाएगा कर प्राप्तिकर्ता होने के बावजूद भी। एक स्थिति ऐसे ई कॉमर्स के दौरान अगर कोई पूर्ति की गई है कि सपोज मान लेते हैं कि ई कॉमर्स में एक कंपनी है एक्स, वो घरेलू उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की सुविधा, जैसे प्लम्बर की सुविधा, जैसे ब्यूटिशियन की सुविधा या मैकेनिक की सुविधा वो प्रदान कराता है। तो रजिस्टर्ड डीलर कौन है यहाँ पर, जो ये व्यक्ति हैं, जो भी ब्यूटिशियन है या मैकेनिक है, ये रजिस्टर्ड डीलर है। लेकिन पूर्ति इनकी सेवाएं उपभोक्ता को कौन दे रहा है, एक्स लिमिटेड दे रही है। तो एक्स लिमिटेड इज लायबल टू पे टैक्स, जबकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड कौन है, जो कि सेवा प्रदान करने वाले लोग हैं, वो कौन है, मैकेनिक है, वो ब्यूटिशियन है, वो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, वो दे रहा है सेवाएं उपभोक्ता को। तो यहां पर लायबल टू पे टैक्स, जो कंपनी इनकी सेवाएं उपभोक्ताओं को प्रदान कर रही है और वो कंपनी एक्स लिमिटेड उपभोक्ताओं से सीधा जीएसटी वसूलेगी और लायबल टू पे टैक्स वो चुकाएगी। तो ये भी रिवर्स टैक्स हो गया, क्योंकि सीधा रजिस्टर्ड डीलर जो है जो सेवा दे रहा है वो यहां पर जीएसटी नहीं चुका रहा है। ऐसे ही सीबीएसई सीबीईसी के द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को लिस्ट किया गया है कि ये वस्तुएं और ये माल और ये सेवाएं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज दिया जाएगा। तो ये करीब 8 हैं और उनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। तो कैसे तय होगा पूर्ति का समय, कैसे तय होगा, विपरीत प्रभार की स्थिति में माल के संदर्भ में डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है और करीब करीब वही प्रावधान सेवा के संदर्भ में भी हैं। जो माल के संदर्भ में प्रावधान है करीब करीब वही प्रावधान सेवा के संदर्भ में भी हम दोनों को देखेंगे, पर माल को स्पेशली
डिटेल मैंने यहां पर किया हुआ है। माल की प्राप्ति का समय लेंगे, फिर तुलना करेंगे। भुगतान की तिथि, भुगतान की तिथि कैसे निर्धारित होगी? प्राप्तकर्ता की पुस्तकों से, या फिर भुगतान की तिथि प्राप्तकर्ता की पुस्तकों से लेंगे या बैंक खाते में डेबिट करने की तिथि से लेंगे। तो भुगतान की तिथि का निर्धारण कैसे होगा? प्राप्तकर्ता की पुस्तकों से होगा या बैंक खाते में डेबिट करने की तिथि से तय हो जाएगा। तो हमारे पास में दो तिथियां हो गई, एक माल की प्राप्ति की तिथि हो गई, एक बुक से या बैंक खाते से भुगतान की तिथि हो गई। दो, जो इन दोनों में से जो पहले होती है वो लेते हैं, पुस्तकों से या बैंक से, जो पहले है उसको हम ले लेंगे। और तीसरी क्या? पूर्तिकर्ता द्वारा जारी बीजक तिथि के ठीक बाद के 30वें दिन की तिथि। नियम ये कहता है कि जैसे ही आप माल की पूर्ति कर दें, उसके बीजक तिथि के ठीक बाद के 30वें दिन तक पूर्तिकर्ता द्वारा जारी बीजक तिथि, वो तिथि अपने को लेनी है। वापस बोल रहे हैं, पूर्तिकर्ता द्वारा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? विपरीत प्रभार प्राप्तिकर्ता के द्वारा चुकाया जाता है। और यहां पर हमने क्या लिखा है? पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किए, जिसने माल सप्लाई किया उसने जब बीजक जारी करने की तिथि है उसके ठीक 30वें दिन की तिथि, यानी कि उस तिथि को छोड़ के, बीजक की तिथि के छोड़ के अगले 30वें दिन जो बन रहा है उस 30th डे की डेट। तो 3 तिथियां हो गई, माल प्राप्ति, भुगतान, इन दोनों में से जो पहले हो, और पूर्तिकर्ता द्वारा जारी बीजक की तिथि के अगले 30वां दिन जो है वो 30th डे की डेट। इन तीनों में से जो पहले हो वो पूर्ति का समय हो जाएगा, उस माल की पूर्ति का समय हो जाएगा। ठीक है, यही नियम सेवा के लिए भी है, सेवा पूर्ति का समय। ऐसे ही भुगतान की तिथि कौन सी होगी? बुक डेट और बैंक डेट, विच एवर इज अर्लियर। अंतर केवल यह है कि यहां पर पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने के ठीक बाद के 30वें दिन की बात कर रहे हैं, और यह 30वें के स्थान पर क्या हो गया? 60वें दिन की तिथि। इन तीनों में से जो सबसे पहले हो जाए वो उस सेवा की पूर्ति का समय कहला जाएगा, रिवर्स चार्ज की स्थिति में। तो ये 12(3) के तहत माल की और 13(3) के तहत सेवा की पूर्ति का समय रिवर्स चार्ज के समय में निर्धारित ऐसे होता है। ऐसे ही सबसेक्शन 4 जो है वो धारा 12 में भी है, धारा 13 में भी है, यानी माल के लिए भी है और सेवाओं के लिए भी है। ये किसके संदर्भ में है? ये उपहार कूपन या गिफ्ट वाउचर के समय में है कि अगर हम कहीं पर परचेज करने जाते हैं, किसी भी शोरूम में, सपोज वुडलैंड में मैं परचेज करने जाता हूं और वहां पे मुझे डायरेक्ट डिस्काउंट तो नहीं दिया जाता बिल में। मैंने परचेज की जो भी 5,000 रुपए की, सपोज मान लेते हैं 5,000 रुपए की परचेज की, तो डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने 5,000 रुपए चुकाए, लेकिन मेरे को ये कहा गया ये आप कूपन लीजिए, अगली बार आप जब भी आएंगे तब आपको ये कूपन का वैल्यू 1,000 रुपया ये आपको कम कर दिया जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं है, पर मुझे क्या मिला? उपहार कूपन मिला। अब उपहार कूपन मान लेते हैं ये माल के संदर्भ में है, तो उपहार कूपन देते समय अगर मुझे ये कहा गया कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे और वुडलैंड की बात करें और अगर आप शूज ही खरीदेंगे, है ना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट शूज ही खरीदेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब उपहार कूपन जारी किया गया उसी समय वो पूर्ति का समय कहला जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये कहा गया कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे और वुडलैंड के शोरूम में जो भी अवेलेबल वस्तुएं हैं, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो जींस हो, चाहे वो ओवरकोट हो, एनी अदर प्रोडक्ट इज नॉट डेफिनेट, कोई सा भी प्रोडक्ट जो आप चाहे वो ले और उस पर 1,000 रुपए का छूट आपको मिल जाएगी। तो ये जो उपहार कूपन है, यहां पर अब जब ये वाउचर रिडीम करवाया जाएगा तब उस दिन वो पूर्ति का समय कहलाएगा, और रिडीम करवाए ही नहीं तो यहां पे पूर्ति भी नहीं हुई। तो आइडेंटिफाई कब है? अगर आइडेंटिफाई है, वो पहचान योग्य है, तो डेट ऑफ वाउचर जो है वो ही पूर्ति का समय होगी। और अगर पहचान योग्य नहीं है कि कौन सी वस्तु खरीद ली जाएगी
मेरे द्वारा वहां पर शोरूम में जाके किस दिन और कौन सी वस्तु खरीदी जाएगी आइडेंटिफाई नहीं है एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ वाउचर। इन दैट सिचुएशन डेट ऑफ रिडीम्पशन, जिस दिन मैंने वो गिफ्ट कूपन शोरूम में वापस जाके जिस भी वस्तु को खरीदा, उस वस्तु के खरीदते के समय में वो जो रिडीम्पशन हुआ, शोधन हुआ, मेरे द्वारा गिफ्ट कूपन देने पर मुझे जो उसके बदले में राशि कम हुई मेरे पेमेंट की, वो तारीख पूर्ति का समय कहलाएगी। तो ये ही सेम नियम सेवा के समय में भी है। अगर इसी प्रकार की कोई सेवा उपलब्ध नेक्स्ट टाइम होती है, तो अगर वो आइडेंटिफाइबल है, पहचान योग्य सेवा है, तो डेट ऑफ इशूइंग ऑफ वाउचर ही पूर्ति का समय हो जाएगी। और अगर वो सेवा कौन सी है ये आइडेंटिफाई नहीं है, व्हेन द गिफ्ट कूपन हैज बीन इशूड, इन दैट सिचुएशन when the date when the redemption is made of that gift coupon, that date will be called time of supply of that particular service। तो ये सब सेक्शन 4 के प्रावधान क्रमशः माल के लिए और सर्विसेज के लिए। उसके बाद में अन्य परिस्थितियों में जो धारा 12 या 13 जैसी भी स्थिति है माल या सेवा की, उसकी सब सेक्शन 2, 3 और 4 में जो कवर नहीं हुई, उन सबको लिया गया है धारा 5 में। अन्य परिस्थितियों में इन अदर कंडीशंस, अगर वो माल है तो धारा 12(5), और अगर वो सेवा है तो धारा 13(5). यदि सामयिक विवरणी पीरियडिकल रिटर्न सबमिट करना है किसी के द्वारा, ये निश्चित हो जाए कि सामयिक रिटर्न तो सबमिट करना ही पड़ेगा, दाखिल करना अनिवार्य है, तो फिर वो वाली तिथि ही पूर्ति का समय कहला जाएगी। अन्य सभी स्थितियों में जो धारा 12(2), 12(3), 12(4) या 13(2), 13(3) और 13(4) में कवर नहीं हुई है, उन सभी पूर्तियों के लिए। और अगर ऐसा सामयिक विवरणी दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, तो कब कर चुकाया गया वो जो तारीख है वो ही पूर्ति का समय कहलाया जाएगी, उस प्रकार के माल या उस प्रकार की सेवा की पूर्ति के लिए। ऐसे ही अगर सेवा या माल की पूर्ति में अगर विलंब हो गया, एक निर्धारित समय के एक अनुबंध के आधार पर या कहने के आधार पर कोई माल की सेवा की पूर्ति की जा रही है या सेवा की पूर्ति की जा रही है और वो समय पे पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो अधिक के जो वसूला जा रहा है, मूल्य वृद्धि के रूप में जो वसूला जा रहा है पूर्व निर्धारित मूल्य की तुलना में, या जुर्माना जो वसूल किया जा रहा है, तो उस जुर्माने या आधिक्य की राशि जो बीजक मूल्य से, पूर्व निर्धारित मूल्य से ज्यादा है, तो उस राशि के लिए जब प्राप्त हो, जब ये राशि प्राप्त हो, तभी वो पूर्ति का समय हो जाएगा, चाहे वो माल के संदर्भ में हो और चाहे वो सेवा के संदर्भ में हो। दोनों स्थिति में जब राशि, वो आधिक्य, वो मूल्य वृद्धि या वो जुर्माना जो विलंब से माल की पूर्ति या विलंब से सेवा की पूर्ति के लिए लिया जा रहा है, जब प्राप्त होगा तभी पूर्ति का समय कहला जाएगा। जिस तारीख को प्राप्त होगा वही तिथि पूर्ति का समय होगी, चाहे वो माल हो चाहे वो सेवा हो। तो ये विभिन्न प्रावधान सब सेक्शन 12(2) से लेकर 12(6) के प्रावधान माल और पूर्ति के समय में थे, माल और सर्विसेज सेवा पूर्ति के समय में थे। इसके अलावा भी माल के संदर्भ में एक और है, धारा 31(7) में ये प्रावधान वर्णित है कि जब सेल्स की जाती है माल की, तो विक्रय या वापसी के आधार पर सेल्स और अप्रूवल सेल्स जिसको हम बोलते हैं, अप्रूवल सेल्स अगर है कि वो पसंद आने पर ग्राहक उसको रखेगा, नहीं तो वो वापस लौटा देगा, तो ऐसी स्थिति में समय क्या माना जाए, तो पूर्ति का समय माल को जब भेजा गया, हटाया गया अपनी जगह से सामने वाले को पहुंचवाने के लिए, तो पूर्ति का समय कैसे निर्धारित होता, बीजक की तिथि या भुगतान की तिथि, उससे पूर्ति का समय निर्धारित करेंगे। और माल हटाने की तिथि से 6 माह के भीतर उससे अप्रूवल अपने को मिल जानी चाहिए कि हम या तो ले रहे हैं ये माल या फिर हम लौटा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है
तो माल हटाने की तिथि से 6 माह जहां पर समाप्त होते हैं उस वाले दिन को पूर्ति का समय मान लिया जाएगा। तो पूर्ति का समय बीजक या भुगतान का या 6 माह माल हटाने की तिथि से, तो वो मान लिया जाएगा। और अगर उससे पहले ही अप्रूवल हो गई है, मान ले उससे पहले ही सेल्स हो गई है पार्टली या कंप्लीटली, तो जितना सेल्स को अप्रूव कर लिया गया है जिस तारीख को, वही पूर्ति का समय हो जाएगा, तब वो लेंगे। या पूर्ति का समय बीजक या भुगतान की जो तिथि है वो ले लेंगे। ऐसे ही एक और है माल की निरंतर पूर्ति या सेवा की निरंतर पूर्ति, दोनों ही है यहाँ पर, माल की भी पूर्ति और सेवा की भी पूर्ति, पर कौन सी वाली? निरंतर पूर्ति, रेगुलर सर्विस। जैसे कि मेरे घर में केबल का कनेक्शन है तो रेगुलर सर्विस है, ऐसे इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है, रेगुलर सर्विस है, गैस पाइप से मैं कनेक्शन गैस मिलता है, वो भी रेगुलर सर्विसेज हैं। या मैंने अपने शॉपकीपर को कह रखा है कि हर महीने एक लिस्ट दे रखी, हर महीने तुम्हें मुझे ये सामान देना है, तो ये भी रेगुलर सर्विस है, निरंतर पूर्ति है। वो निरंतर पूर्ति 3 माह या अधिक अवधि के लिए होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो माल की स्थिति में जो लेखा विवरण, यहां पर लेखा विवरण शब्द काम में लिया गया है अकाउंट स्टेटमेंट, है ना, बीजक नहीं, इनवॉइस नहीं, लेखा विवरण की तारीख भुगतान से पूर्व की जो बीजक जारी कर दिया जाना चाहिए, भुगतान से पूर्व बीजक जारी कर दिया जाना चाहिए, तो वो बीजक की तारीख या फिर भुगतान की तारीख, अगर वो बीजक समय पे नहीं जारी किया गया तो फिर भुगतान की तारीख। तो इन तीनों में से जो सबसे पहले हो जाए वही पूर्ति का समय उस माल का होगा। ठीक है कि ये बात यहाँ पर सेवा के लिए भी लागू होती है, परंतु यहाँ पे अकाउंट लेखा विवरण की जगह पर यहाँ पर अनुबंध की बात कर रहे हैं कि सेवा किसी अनुबंध के तहत की जा रही है, तो वो अनुबंध से अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है डेट, तो वो डेट लेंगे, या भुगतान की तारीख या बीजक की तारीख। जो बीजक नॉर्मली भुगतान से पहले होना चाहिए, परंतु अगर वो बाद में है तो भुगतान वाली डेट आ जाएगी यहाँ पर। तो इन तीनों में से जो पहले डेट है वो पूर्ति का समय सेवा के लिए हो जाएगा, अगर माल की निरंतर पूर्ति की स्थिति है, रेगुलर और कंटिन्यूअस सप्लाई की स्थिति है। तो इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो और इस वीडियो के साथ में मिला लें तो पूर्ति के समय को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है, चाहे वो गुड्स के संदर्भ में हो, चाहे वो सर्विसेज के संदर्भ में हो। सीजीएसटी एक्ट में जो विभिन्न प्रावधान धारा 12 और धारा 13 में सब सेक्शन 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं, उनको हमने समझा है। और प्रश्न में जब भी सवाल हम कर रहे हैं, अगर तो जब भी सवाल दे रखा हो तो उन डेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि जिन डेट्स के आधार पर पूर्ति का समय लिया जाना है। कुछ डेट्स ऐसी भी होती हैं प्रश्न में जो वास्तव में हमारे नियमों में नहीं भी हैं, तो उन डेट को इग्नोर कीजिए, उनको आपके हल में सॉल्यूशन में शामिल मत कीजिए, और जिन डेट्स को लिया जाना है वो निर्धारित कीजिए। उनमें से जो भी सबसे पहले होती है, अधिकतर जगह पे यही है कि जो पहले है उनमें से डेट, उसको लेके हम उस माल या उस सेवा की पूर्ति का समय निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।